गुड इवनिंग बच्चों। जैसे कि लगातार मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, लगातार आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ, लगातार आपको मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। और आज इस चैप्टर का हो सकता है लास्ट दिन हो। बड़ा चैप्टर था, 5 वीडियोस लगभग बनी है, प्लेलिस्ट बन गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, मेरा कहना है आप पढ़िए, देखिए, जहाँ पे जो भी मिल रहा है पढ़ने को सबसे पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है किसी एक विशेष से पढ़ा जाए, जहाँ जहाँ ज्ञान मिले सब ऐसे बटोर लीजिए, बटोर कर रख लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, क्यों? तो चैप्टर चल रहा था हमारा, आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसका नाम है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्या क्या पढ़ लिया था इसमें एक बार हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, हम फिजिकल फीचर्स में मैंने आपको बताया कि 6 फीचर्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको हिमालय माउंटेन के बारे में बता दिया था, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बता दिया था, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बता दिया था, और लास्ट में आपको बताया था इंडियन डिजर्ट के बारे में। आज थोड़ा और इंडियन डिजर्ट के बारे में जान लेंगे और फिर हम आपके दोनों टॉपिक कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो अभी तक कितना बताए एक बार जरा तेजी से देख लेते हैं कितना पढ़ा हमने अभी। देखिए, सबसे पहले हमने हिमालय माउंटेन की बात की, तो मैंने सिंपल सा आपको हिमालय माउंटेन के बारे में बताया कि हिमालय माउंटेन एक यंग एंड फोल्ड माउंटेन है। हिमालय माउंटेन जो है वो एक यंग एंड फोल्ड माउंटेन है। कहाँ से? इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये फैला हुआ है, मतलब इंडस रिवर से लेकर और ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये फैला हुआ है। और जो आर्क है वो कितने 2400 किलोमीटर का ये आर्क है। और बताया मैंने, ये देखिए पूरी हिमालय की आपको दिखाए, 6 के 6 आपके जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं ये आपका यहाँ पे इसकी फोटोज हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो अगर हमने विद की बात की तो मैंने कहा अगर हिमालयस की विद की बात करते हैं तो 400 किलोमीटर आपका कश्मीर में चौड़ा है, और फिर 150 किलोमीटर मतलब थोड़ा सा कम चौड़ा होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। ये कंप्लीट हुआ। तो मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स होते हैं इसके, ग्रेट हिमालय, दूसरा होता है लेसर हिमालय जिसको हिमाचल के नाम से जाना जाता है, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए ये तीनों पार्ट्स आपको दिए, सबसे ऊपर वाला आपका ग्रेट हिमालय, ये आपका ग्रेट हिमालय, ये आपका लेसर हिमालय और ये आपका शिवालिक्स। तीनों पार्ट्स को कंप्लीट हुए। फिर हमने जाना है अकॉर्डिंग टू रिवर्स। मैंने कहा रिवर्स के हिसाब से भी बांटा जाता है, तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय, अकॉर्डिंग टू रिवर या फिर अकॉर्डिंग टू वेस्ट टू ईस्ट हिमालय माउंटेन को डिवाइड किया जाता है। फिर मैंने कहा हिमालय माउंटेन यहाँ ही नहीं, हिमालय माउंटेन जैसे ही आपके इधर लास्ट में पहुंचता है, एक बार दिखा दूं आपको मैं फोटो। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये वाली फोटो देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे ये यहाँ लास्ट में पहुँच रहा है तो हम देख रहे हैं ये ऐसे शार्पली और मुड़ा हुआ है, और इस पार्ट को मतलब ये शार्पली जो ऐसे मुड़ा हुआ है, इस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस पार्ट को हम पूर्वांचल कहते हैं। और इसी पूर्वांचल में आपकी कई सारी हिल्स है, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो मैंने आपसे पूछी थी एक बार, पटकई हिल्स, तो पटकई हिल्स भी आपका पूर्वांचल में है। ये आपका माउंटेन्स कंप्लीट हुआ। हिमालय माउंटेन जब कंप्लीट हो गया तो फिर हम सीधे पहुंचे आपके किस पे? नॉर्दर्न प्लेन्स पे। मैंने कहा कि हिमालय माउंटेन के नीचे का जो पार्ट होता है वो नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाता है। और ये कैसे बना है? तो ये 3 रिवर्स के द्वारा बना है, इंडस के द्वारा बना है, गंगा के द्वारा बना है और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बना हुआ है। फिर मैंने कहा इस प्लेन में जो सबसे ज्यादा सॉइल पाई जाती है उसका नाम है एलुवियल सॉइल, वो भारत की सबसे फर्टाइल सॉइल के रूप में जानी जाती है। मैंने कहा अगर इसके हम एरिया लेंथ की बात करेंगे, 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर वाइड है, और एरिया की बात करेंगे तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट हमने पढ़ा। फिर मैंने कहा नॉर्दर्न प्लेन्स को आपके 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। ये देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, अभी आपके एनसीईआरटी में 3 ही पार्ट है। एक पार्ट होता है जिसको आप गंगा प्लेन के पंजाब प्लेन्स के नाम से जानते हैं, दूसरा पार्ट होता है जिसको आप गंगा प्लेन्स के नाम से जानते हैं, और तीसरा पार्ट होता है जिसको आप ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों पार्ट एक ही में मिला दिया मैंने, और वो हो गया गंगा प्लेन्स जो आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, अपर लोअर आप छोड़िए, आप केवल पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन, इन 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। फिर और आगे बढ़े तो मैंने कहा रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग इसको 4 पार्ट्स में बांटा जाता है, ये आपको मैंने बताया। मैंने कहा रिलीफ फीचर के हिसाब से नॉर्दर्न प्लेन्स 4 पार्ट में। पहला हो गया भाबर। भाबर ये पेबल्स शिवालिक्स के जस्ट नीचे वाला। पेबल्स का मतलब है कंकड़ पत्थर से बना होता है, और यहाँ पर जो स्ट्रीम होती है, जो धारा होती है, वो गायब हो जाती है। उसके बाद दूसरा होता है तराई। तराई की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रीम्स होती है वो आपकी रिवर से मिल जाती है, मतलब अब फिर से धारा बन जाती है। और ये फॉरेस्ट से एकदम लदा हुआ इलाका है, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और फॉरेस्ट को काट कर अब इसको एग्रीकल्चर के उपयोग में लाया जा रहा है।
चौथे की बात, तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा होता है भांगर। भांगर का मतलब मैंने कहा बोल्ड से याद रखना है, बी से भांगर और बी से बोल्ड, बी और ओल्ड मतलब भांगर क्या होगी, एक ओल्ड एलिवियल सॉइल होती है। खादर आपकी न्यू एलिवियल सॉइल होती है, नदियों के द्वारा जो सॉइल लाई जाती है वो खादर मतलब जो न्यू सॉइल, न्यू एलिवियल सॉइल खादर और ओल्ड एलिवियल सॉइल भांगर के नाम से जानी जाती है। और आगे बढ़े तो हमने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ा। मैंने कहा अगर पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बात करते हैं तो एक पेनिनसुलर जो प्लेटू है वो दो पार्ट्स में बटा होता है, एक होता है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा होता है डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड की अगर बात करेंगे तो सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा नदी के आपके नॉर्थ में होता है, मतलब ये यहाँ से आपकी नर्मदा रिवर जाती है और उसके ऊपर का पार्ट आपका सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। सेंट्रल हाईलैंड देखेंगे तो यहाँ पर विंध्य रेंजेज है जिसके चारों ओर आपको सतपुरा रेंज देखने को मिलेगी, बाउंड करके रखी है। इसके अगर इधर बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी अरावली रेंजेस होगी। इसके अगर ईस्ट में बात करेंगे तो आपका थार डिजर्ट होगा। अगर उसके वेस्ट में बात करेंगे तो थॉर डिजर्ट होगा। ईस्ट में अगर बात करेंगे तो बुंदेलखंड और भगेलखंड होगा। आज मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा इसमें ध्यान से, ठीक है। उसके बाद दूसरे में डेक्कन प्लेटू की अगर बात की तो अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो डेक्कन प्लेटू है वो सतपुरा रेंज के साउथ में फैला हुआ है और इसमें कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स और महादेव हिल्स पाई जाती हैं इसके नॉर्थ में, ठीक है। इसके नॉर्थ में 3 हिल्स पाई जाती हैं, कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स और महादेव हिल्स। अगर इसके नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन मतलब नॉर्थ ईस्ट, देखिए ऐसे रखेंगे, ठीक है, नॉर्थ में ये हिल्स पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में आपकी 2 पहाड़ियां कार्बी एंगलोंग और कचार हिल्स पाई जाती हैं। अगर बात करेंगे कि ये हिल रेंजेस की बात करेंगे वेस्ट से ईस्ट, तो ये वेस्ट से ईस्ट मतलब अगर इस हिल रेंजन में वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो ये हो गई गारो, ये हो गई खासी और ये हो गई जयंतिया। ये 3 तरह की और प्रोमिनेंट हिल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम इंडियन डिजर्ट थोड़ा सा और पढ़ते हैं इंडियन डिजर्ट के बारे में, आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा इंडियन डिजर्ट लाइट वेस्ट मार्जिन टू अरावली हिल्स, मैंने कहा अरावली हिल्स के वेस्ट में आपका इंडियन डिजर्ट पाया जाता है। तो ये देखिए, ये दिखा रहे हैं आपको, यहाँ देखिए मैप में देखिएगा, ये है आपकी अरावली हिल्स और अरावली हिल्स के वेस्ट में क्या पाया जा रहा है, आपका इंडियन डिजर्ट पाया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैंने कहा इट इज अनडेल्टिंग सैंडी एंड प्लेन्स कवर्ड विद सैंडी ड्यून्स, मतलब ये तरंगी सैंडी, मतलब देखते हैं हवाओं के साथ जो बालुओं होती हैं हवाओं की तरह ऐसे ऐसे बालू के रेत के टीले बने होते हैं, ठीक है। तो तरंग के अनुमान सैंडी ड्यून्स का मतलब होता है रेत के टीले बने होते हैं। इस रीजन्स में वेरी रूफॉल मतलब बरसात बहुत कम होती है, लगभग इससे बिकम 150 मिलीमीटर पर ईयर से कम होती है। अगर रिवर की बात करें तो एकमात्र रिवर यहाँ पर है जिसका नाम है लूनी, ठीक है, LUNI, एक रिवर मात्र यहाँ पर पाई जाती है जिसका नाम है लूनी और यहाँ पर बरकांस पाए जाते हैं। ये बरकांस क्या होते हैं, ये आधे चंद्राकार, ठीक है, ऐसे अर्ध चंद्राकार मिट्टी के जो टीले होते हैं वो बरकांस कहलाते हैं। तो वही लिखा है क्रिसेंट शेप्स मतलब अर्धचंद्राकार शेप जो होता है ड्यून्स का, जो इंडो पाकिस्तान मतलब इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री के पास पाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, बरकांस कहा जाता है। तो बरकांस किससे संबंधित है, तो इंडियन डिजर्ट से संबंधित है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ से नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। पहला नोट पॉइंट आपको दिमाग में, देखिए ये सब नोट्स बनी है आपके एनसीईआरटी से, ठीक है। कह रहा है वेस्टर्न घाट्स हैव एलिवेटिंग देन द ईस्टर्न घाट। अब हम वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं। अब क्या होता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए अब हम बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स की। तो 2 आपके कोस्टल प्लेन्स हैं, एक आपका ये है, दूसरा आपका ये है। मैंने कहा अगर डायरेक्शंस की बात करोगे तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, तो इसी कारण इधर वाले को क्या कहा जाता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन या ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट कहा जाता है या फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। इधर वाले को आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या फिर वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। अब इन्हीं दोनों के बारे में हमें जानकारियां मिल रही हैं, तो समझते हैं क्या जानकारियां मिल रही हैं, ठीक है। पहली बात करेंगे कि तो वेस्टर्न घाट हैव एलिवेटिंग देन द ईस्टर्न घाट, एवरेज एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट इज 600 मीटर एंड वेस्टर्न घाट इज 900 to 1600 मीटर। तो मैंने कहा एलिवेशन मतलब ऊंचाई की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट की, ठीक है, जो आपका वेस्ट में जो आपका घाट है इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट की जो एवरेज एलिवेशन है ये आपका 600 मीटर है। एलिवेशन का मतलब है ऊंचाई, जो घटती बढ़ती रहती है वो ऊंचाई, और मैंने कहा ईस्टर्न घाट का है जो 900 to 1600 मीटर है। अब अगर हाईएस्ट पीक की बात करते हैं किसकी, वेस्टर्न घाट की, ठीक है। वेस्टर्न घाट की
वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो इस वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है जिसको उसका नाम है अनाईमुडी, अनाईमुडी। ठीक है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, प्रोनाउंस में आपको दिक्कत ना हो, अनाईमुडी। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट की याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाईमुडी। कितना है? 2695 मीटर। एंड द सेकेंड वर्ड इज डोडा बेटा। और पहले नंबर पे हो गई आपकी वेस्टर्न घाट की अनाईमुडी और दूसरे नंबर पे हो गई आपकी डोडा बेटा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। तो अब हम ईस्टर्न घाट पे आ जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट की आपने जान ली, सॉरी उल्टा मैंने बता दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए मैं अभी फिर मैप में आपको समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो ईस्टर्न घाट का मतलब है इधर वाला, ईस्ट वाला। और ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है महेंद्रगिरी। ठीक है, याद रखना है क्या नाम है, तो नाम है इसका महेंद्रगिरी। ठीक है, उसके बाद द फेमस हिल्स स्टेशन ऑफ ईस्टर्न घाट आपकी है उदगाम, ऐसे ही है जैसे ऊटी जिसके नाम से जाना जाता है, उदगामंगलम नाम है उसका। ठीक है, उदगामंगलम को ऊटी या कोडाई कनाल के नाम से भी जाना जाता है। और पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप, तो इसको छोड़िए। अब थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं ईस्टर्न कोस्टर्न प्लेट की हाईएस्ट, बाकी फिर अभी इसको बाद में पढ़ेंगे। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट और ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट। मैंने कहा किसके एलिवेशन ज्यादा है, तो आपके वेस्टर्न घाट का एलिवेशन ज्यादा है। कितना है? लगभग आपका 900 to 1600 मीटर इसका एलिवेशन है और इसका एलिवेशन मात्र 600 मीटर है। ठीक, दूसरा पॉइंट मैंने अगर बताया, मैंने कहा वेस्टर्न घाट की अगर बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको हम अनाईमुडी के नाम से जानते हैं। तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अनाईमुडी। उसके बाद वेस्टर्न घाट में एक और पीक है जिसको हम जानते हैं, तो जिसको मैंने नाम बताया आपको, एक मिनट देखें सही बताया कि नहीं, हाँ डोडा बेटा, जिसका नाम हमने बताया आपको क्या, डोडा बेटा। ठीक है, मैंने कहा पहली आपकी हो गई अनाईमुडी जो सबसे हाईएस्ट पीक है और दूसरी आपकी हो गई डोडा बेटा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करते हैं तो ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। और यहाँ पर और भी हिल्स पाए जाते हैं जिसे जिसको हम कोडई कनाल के नाम से जानते हैं, कोडई कनाल, या फिर इसे हम कोडई कनाल या फिर इसे ऊटी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें दिमाग में रखना है। पहली चीज ये दिमाग में रखना है कि आपकी वेस्टर्न घाट की कौन सी हाईएस्ट पीक है, अनाईमुडी, और वेस्टर्न घाट में डोडा बेटा है। उसके बाद ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जो है वो महेंद्रगिरी है और दूसरी जो पीक है वो कोडई कनाल है। ठीक है, जिसको हम ऊटी के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा और कोस्टल प्लेन्स के बारे में जानते थे। कोस्टल प्लेन्स में जिसमें सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स का जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे आपका वेस्टर्न घाट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस्ट साइड या फिर इसको हम कहेंगे वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट को 3 पार्ट में बांटा जाता है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। ठीक है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ये 3 पॉइंट में इसे बांटा जाता है या 3 टाइप्स में इसे बांटा जाता है। अब सबसे ऊपर वाला कोंकण, फिर दूसरे नंबर पे कन्नड़, फिर तीसरे नंबर पे मालाबार। गुजरात से लेकर गोवा तक जो पार्ट होगा वो कोंकण कहलाएगा। गोवा से मैंगलुरु तक आपका कन्नड़ और मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक आपका मालाबार। अब इसको जरा मैप में समझ लेते हैं तीनों को। देखिए ये है आपका, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट के 3 पार्ट हैं। पहला होता है कोंकण, ठीक है, इसे कठावार कह रहे हैं कोंकण। तो ये कोंकण पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात से लेकर गोवा तक ये आपका कोंकण हो गया। कोंकण के बाद आपका कन्नड़ है। कन्नड़ कहाँ है, गोवा से लेकर मैंगलोर तक आपका कन्नड़ हो गया और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका मालाबार हो गया। तो वेस्टर्न घाट को 3 पार्ट में हमने बांटा। पहला हो गया कोंकण, दूसरा हो गया कन्नड़ और तीसरा हो गया आपका मालाबार। उसके बाद आगे बढ़े अगर तो फिर दूसरे नंबर पे आते हैं कि हम ईस्टर्न घाट की बात करते हैं। और ईस्टर्न घाट को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। आपकी किताब में एनसीईआरटी में 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहला होता है नॉर्दर्न सरकार और दूसरा होता है कोरोमंडल। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिणी सरकार या नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है। सरकार की स्पेलिंग गवर्नमेंट नहीं होगी, CIRCAR होगी। और ये होता है आपका कोरोमंडल।
ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में बांटा जाता है। देखिए इसमें तो 3 पार्ट्स में बांटा है, पर आप दिमाग में रखेंगे कि ये 2 पार्ट्स में होता है। ये पूरा आपका नॉर्दर्न सरकार होता है, ठीक है। ये आपका नॉर्दर्न सरकार हो गया और ये पार्ट आपका हो गया कोरोमंडल। अब ये लाइज कहाँ कर रहे हैं, मतलब कहाँ पर आ रहे हैं, तो आपने देखा इट बिटवीन डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड महानदी रिवर। अगर आप नॉर्दर्न सरकार की बात करते हैं तो कृष्णा और महानदी के डेल्टा, डेल्टा का मतलब है जहाँ से वो आपके अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, वो आपका डेल्टा हो गया। कोरोमंडल इट इज बिटवीन डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड कावेरी रिवर, ठीक है। तो ये इसको मत याद करिए, इसका भी कोई रीजन नहीं है, केवल टाइप्स आप दिमाग में रखेंगे। एक बार मैं आपको फिर से टाइप्स बता दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। पूरा कोस्टल प्लेन्स आपको बताऊं कैसे कोस्टल प्लेन्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ना है कोस्टल प्लेन, ठीक। इधर आते हैं, आपको पढ़ना है कोस्टल प्लेन। अब अगर कोस्टल प्लेन की बात करेंगे तो कोस्टल प्लेन्स को आपको 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होता है वेस्टर्न घाट और दूसरा होता है आपका ईस्टर्न घाट, ठीक है। इधर आप जिधर ये लिखा है ईस्टर्न, उधर आपका ईस्टर्न घाट और इधर आपका वेस्टर्न घाट। अब अगर वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो इसे 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है कोंकण, दूसरा होता है कन्नड़ और तीसरा होता है मालाबार, ठीक। और अगर ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो इसे दो पार्ट में, पहला होता है नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार, और दूसरा होता है आपका कोरोमंडल। तो ये आपको दिमाग में भी रखना है। उसके बाद मगर वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो एक तरह से कह सकते हैं हाईएस्ट पीक जो है, वो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाईमुडी। ये आपको याद रखना है, वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है आपका अनाईमुडी। उसके बाद अगर ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की बात करते हैं, अगर देखिए ये आपकी हो गई अनाईमुडी, इसकी हाईएस्ट पीक, और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक का नाम है महेंद्रगिरी। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। तो इस तरह आपका कोस्टल प्लेन्स पूरा कंप्लीट हो गया जो यहाँ पे चैप्टर एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं, आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का लास्ट फिजिकल फीचर आपको पढ़ना है जिसका नाम है आपका द आइलैंड्स। तो भारत में अगर आइलैंड्स की बात करते हैं तो भारत में 2 आइलैंड है, एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए, तो याद रखिएगा इधर आपका क्या है, अंडमान एंड निकोबार, ग्रुप्स ऑफ अंडमान, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, जिसको अंडमान और निकोबार के नाम से जाना जाएगा। और इधर आपके क्या है, लक्षद्वीप। तो भारत में 2 टाइप्स के आपके आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, जिसमें चारों तरफ से जो लैंड आपके समुद्र से घिरा होता है, समुद्र के पानी से घिरा होता है, वो आपका क्या कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। तो 2 टाइप के आइलैंड है, एक है अंडमान निकोबार, दूसरा आइलैंड है आपका लक्षद्वीप। तो इन दोनों को दिमाग में रखना है, ठीक है। इधर की तरफ अंडमान है निकोबार और दूसरा आपका लक्षद्वीप। अब एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो पहला पॉइंट लिखा है, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो मालाबार कोस्ट आपको याद है, नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से आपको मालाबार कोस्ट दिखा देता हूं। ये है आपका मालाबार कोस्ट, ये है आपका मालाबार कोस्ट, और मालाबार कोस्ट के पास ही कहीं पर पाया जाता है क्या, आपका लक्षद्वीप, याद रखना है, ठीक है। उसके आगे इसी पॉइंट में क्या कह रहा है, कह रहा है केरला में दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, मतलब कई छोटे छोटे कोरल आइलैंड से मिलकर ये बना होता है। बिफोर 1973 इट इज नोन एज लाकादीव, मिनिकॉय और अमिनीदीव। याद रखना है कि 1973 से पहले इस लक्षद्वीप को लाकादीव, LACADIVES, लाकादीव, मिनीदीव या फिर अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक। उसके बाद इट कवर्स स्मॉल एरिया, कितने एरिया है इसका, तो 32 स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है, ठीक। एक एक पॉइंट फिर से समझते हैं। मैंने कहा पहला, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है ये कहां पर है, किसके बगल में है, तो मालाबार कोस्ट के बगल में आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड पाया जाता है, और मालाबार कहां है, केरला में। उसके बाद ये जो कैसे बना होता है, तो छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बना होता है। 1973 से पहले इसे लाकादीव, मिनिकॉय या फिर अमीनदीव के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसके एरिया की बात करते हैं तो 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला है, और दिस आइलैंड कंसिस्ट ऑफ अ पित्ती आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड एज अ बर्ड सेंचुरी। मतलब बेसिकली यहां पर यही पूछा जाता है आपके लक्षद्वीप में, ये पित्ती जो आइलैंड है, PITTI,
पित्ती जो आपका आइलैंड है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो पित्ती आइलैंड आपका लक्षद्वीप में पाया जाता है। अनइनहेबिटेड मतलब ये आवासी नहीं है, यहाँ पर रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, पर ये एक बर्ड सेंचुरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। एक बार मैं उसी में बता दे रहा हूँ आपको, मैप में मैंने क्या क्या बताया। देखिए, अगर लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया, लक्षद्वीप में जो आपका पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो लक्षद्वीप है बेसिकली वो कहाँ पर है, तो आपका जो आपका मालाबार कोस्ट है, कहाँ, किसका मालाबार, वेस्टर्न घाट का जो मालाबार, यहाँ पर जो मालाबार कोस्ट है उसके सबसे नजदीक होता है कौन सा, आपका ये लक्षद्वीप। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कैसे बना होता है, तो कोरल आइलैंड से मिलकर बना होता है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये जो आइलैंड है इसका जो एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। चौथे पॉइंट की अगर बात करेंगे तो मैंने कहा यहाँ पर एक आइलैंड पाया जाता है जिसका नाम है पित्ती आइलैंड, और ये जो पित्ती आइलैंड है ये अनइनहेबिटेड है, मतलब आवासीय नहीं है, मतलब अआवासीय है, और ये एक बर्ड सेंचुरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको 4 पॉइंट्स मेन दिमाग में आपको रखने हैं लक्षद्वीप से। पहला कि मालाबार कोस्ट के पास है, कोरल आइलैंड से बना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, छोटा है, और पित्ती आइलैंड पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक पॉइंट और भूल गया कि 1973 से पहले से लाकाद्वीप, मिनिकॉय या एमिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। तो एक बार हम आगे बढ़ते हैं दूसरे अंडमान एंड निकोबार पर। अगर अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं तो दिस आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो एक बार देख लेते हैं कि ये आइलैंड कहाँ पर है, तो ये है आपका पूरा अंडमान एंड निकोबार। तो ये अंडमान एंड निकोबार कहाँ है, तो बे ऑफ बंगाल आइलैंड में है। लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरेबियन सी में है। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है Bay of Bengal extending from north to south. The entire group of island divided into 2 categories. तो जो ये आइलैंड है, जो पूरा आइलैंड है, ये 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक है अंडमान। अंडमान आपका किधर है, तो अंडमान आपका नॉर्थ साइड है, जो ऊपर है वो आपका अंडमान है, और जो नीचे है वो आपका निकोबार है, और साउथ साइड में आपका निकोबार है। इट बिलीव दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। कहते हैं कि ये जो आइलैंड है ना, ये पहले बड़े बड़े माउंटेन्स थे जो कहीं ना कहीं समुद्र के अंदर चले गए हैं, उनका ऊपरी पार्ट क्या होता है, ये आपका आइलैंड बन गया है। इंडिया हैव ओनली 1 एक्टिव वॉल्केनो। याद रखना है, इंडिया केवल एक एक्टिव वॉल्केनो, वॉल्केनो का मतलब है ज्वालामुखी। इंडिया के पास केवल एक एक्टिव ज्वालामुखी है, वो कहां पर है, अंडमान निकोबार, और किस नाम से जाना जाता है, बैरन आइलैंड के नाम से जाना जाता है, BARREN, बैरन आइलैंड पर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या बताया मैंने। कहा ये आइलैंड कहाँ पर है, तो बे ऑफ बंगाल में है। उसके बाद ये इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, नॉर्थ का पार्ट अंडमान और साउथ का पार्ट आपका निकोबार। ये कहते हैं कि ये जो एलिवेशन है, मतलब ये जो ये बना है, ये माउंटेन्स के एलिवेशन का ऊपरी पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर केवल एक मतलब पूरे भारत में केवल एक एक्टिव वॉल्केनो है जो अंडमान निकोबार पर पाया जाता है, जिसका नाम है बैरन आइलैंड। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने। चलिए अलग अलग करके अगर दोनों को हम समझें, अगर दोनों को हम अलग अलग करके समझें तो मैंने कहा भारत का अगर ये ऐसे नीचे पार्ट हमने बना दिया, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। अगर ये भारत का हम पार्ट बात करते हैं तो ये भारत का आपका साउदर्न पार्ट हो गया। अब भारत के अगर साउदर्न पार्ट में बात करते हैं तो ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है यहाँ से लेकर ये जो आपका पार्ट है, ये आपका आ गया ईस्टर्न घाट में, सॉरी वेस्टर्न घाट में, ये हो गया वेस्टर्न घाट, और ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट। अगर यहाँ से बात करते हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में कैसे हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो वेस्टर्न घाट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट, वेस्टर्न घाट कहाँ पर है, तो आपके मालाबार तट के निकट है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे, वेस्टर्न घाट कोरल लीफ से बना हुआ, सॉरी कोरल आइलैंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है। चौथे पॉइंट्स की बात करेंगे, बिफोर 1973 इसे अमनदीव, लाकाद्वीप,
लाकाद्वीप के नाम से जाना जाता था। और मैंने कहा अगर एक बात करेंगे तो यहीं पर आपके वेस्टर्न घाट में आपका एक बर्ड सेंचुरी है, एक स्थान है जिसको हम पित्ती आइलैंड के नाम से जानते हैं। और ये पित्ती आइलैंड जो है ये आपका इसी पर पाया जाता है, जो एक आवासीय स्थान नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई नहीं रहता, यहाँ पर क्या है, केवल बर्ड सेंचुरी। वेस्ट ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो मैंने कहा ईस्टर्न घाट कहाँ है, तो ईस्टर्न घाट आपका बे ऑफ बंगाल बीओबी में है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ईस्टर्न घाट दो पार्ट्स में बटा हुआ है। अरे 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 अरे, ये तो सब गलत हो गया। ईस्टर्न घाट तो वेस्टर्न घाट तो बता ही नहीं रहे थे, हम आपको आइलैंड्स बता रहे थे, हम आपको आइलैंड्स की बात कर रहे थे। और आइलैंड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका लक्षद्वीप और दूसरा होता है आपका अंडमान एंड निकोबार। अगर लक्षद्वीप की बात करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, उसको हटा दीजिएगा। अगर लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप आपका मालाबार तट के पास है, ठीक है, कोरल आइलैंड के रूप में जाना जाता है। एरिया इसका 32 स्क्वायर किलोमीटर है। और लास्ट में मैंने बात की यहाँ पर एक आइलैंड पाया जाता है जिसका नाम है पित्ती आइलैंड, जो आवासीय नहीं है, मतलब रहने का स्थान नहीं है, केवल बर्ड सेंचुरी के रूप में जाना जाता है। अंडमान निकोबार की अगर बात करेंगे तो अंडमान निकोबार आपका बे ऑफ बंगाल में है। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो इसके नॉर्थ में, ठीक है, अगर नॉर्थ में देखेंगे तो अंडमान है और अगर साउथ में देखेंगे तो निकोबार है, मतलब दो पार्ट्स में आइलैंड बटा हुआ है, ऊपर वाला पार्ट आपका अंडमान, नीचे वाला पार्ट आपका निकोबार। और बात करेंगे तो अंडमान निकोबार कैसे बना है, तो कहते हैं कि माउंटेन्स के मैरिन्स के कारण, मतलब माउंटेन्स जो थे वो नीचे चले गए, उसका ऊपर उठा हुआ पार्ट अंडमान निकोबार कहलाता है। और लास्ट पॉइंट, भारत में मात्र केवल एक एक्टिव वोल्केनो है जो अंडमान निकोबार है, जिसको हम जो कहाँ पर पाया जाता है, तो बैरन आइलैंड में पाया जाता है। तो ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इस चैप्टर में मैंने आपको 6 फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया। सबसे पहले हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद आपका पेनिनसुलर प्लेटू, उसके बाद इंडियन डिजर्ट, उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, और लास्ट में मैंने आपको बताया आइलैंड जो आपके लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। ठीक, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब इस चैप्टर्स में कहीं से भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम उठ रही है तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को बता सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा आपको। ठीक है, तो आज बस इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करिए। कल से हम फिर स्टार्ट करेंगे आके सिविक्स का आपका चैप्टर नंबर 2, जैसा हम चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, गुड नाइट।